केंद्रीय बजट से हिमाचल की आर्थिकी को लगेंगे पंख। चंबा के पर्यटन को मिलेगी नई पहचान, सुधीर शर्मा। धर्मशाला के विधायक एवं पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनकी दूरगामी सोच के कारण आज भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है। चंबा जिला मुख्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि हाल ही में पेश किया गया केंद्रीय बजट न केवल देश बल्कि हिमाचल प्रदेश की प्रगति के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा। पर्यटन और बुनियादी ढांचे पर जोर। विधायक सुधीर शर्मा ने बजट की बारीकियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पर्वतमाला योजना के तहत ट्रैकिंग ट्रेल्स को जोड़ना हिमाचल के पर्यटन के लिए क्रांतिकारी कदम है। ट्रैकिंग रूट्स, चंबा कांगड़ा के विश्व प्रसिद्ध ट्रैकिंग रूट्स इस योजना से लाभान्वित होंगे। टूरिज्म कॉरिडोर, उत्तर और पूर्वोत्तर भारत को कॉरिडोर से जोड़ने के फैसले से पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी। विरासत का संरक्षण, वन स्टेट वन प्रोडक्ट योजना से चंबा के स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार मिलेगा, जिससे 1000 वर्ष पुराने ऐतिहासिक चंबा शहर का पर्यटन विकास सुनिश्चित होगा। स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बड़ी सौगातें। सुधीर शर्मा ने बताया कि बजट में सामाजिक बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया गया है। गर्ल्स हॉस्टल, हर जिला मुख्यालय में छात्राओं के लिए छात्रावास खोले जाएंगे। अस्पताल सुदृढ़ीकरण, जिला स्तर के अस्पतालों के विकास के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया है, जो हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए जीवनदायी सिद्ध होगा। प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। हिमाचल सरकार की आलोचना करते हुए सुधीर शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार बजट से कुछ न मिलने का बेवजह रो रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि बजट में हिमाचल के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। केंद्र सरकार की नीतियां धरातल पर सार्थक परिणाम दे रही हैं। प्रदेश सरकार को आलोचना के बजाय इन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने पर ध्यान देना चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुधीर शर्मा के साथ डलहौजी के विधायक डी.एस. ठाकुर, चुराह के विधायक डॉक्टर हंसराज, भरमौर के विधायक डॉक्टर जनक राज और जिला भाजपा अध्यक्ष धीरज नरयाल सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। खबर जगत के लिए चंबा से अशोक कुमार की रिपोर्ट। आप सबको नमस्कार। आज की जो ये पत्रकार वार्ता यहाँ चंबा में रखी गई है, मुख्यतः ये हाल ही में केंद्रीय बजट भारत सरकार द्वारा जो पारित हुआ है उसके कुछ बिंदुओं को लेकर के उसके दृष्टिगत जो है यहाँ चंबा में आज की वार्ता ये रखी है। आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतवर्ष के लिए भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में जो एक पहचान मिली है, ये अभी तक का जो कार्यकाल प्रधानमंत्री जी का रहा है उसमें उनकी जो दूरगामी सोच राष्ट्र को आगे ले जाने की वैश्विक स्तर पर जिस तरह से प्रयास हुए हैं, आज उसके चलते जहां भारत जो है ये पूरे विश्व भर में एक समृद्ध इकोनॉमी बन करके उभर रहा है, वहीं इस बजट के माध्यम से जहां पूरे देश के लिए, देश की दृष्टि से ये बजट आया है, वहीं हिमाचल प्रदेश जो है इसमें भी चाहे वो पर्वतमाला योजना के अंतर्गत हमारी ट्रैकिंग ट्रेल्स को जोड़ना, जिसमें कि चंबा कांगड़ा के जो हमारे क्षेत्र हैं, इसमें वर्ल्ड मैप पर बहुत सारे ट्रैक हैं, आप सभी जानते हैं। और उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत को इको फ्रेंडली कॉरिडोर्स के साथ जोड़ना, मेरा ये मानना है कि ये पर्वतीय प्रदेशों में पर्यटन की दृष्टि से जब इस प्रकार का आधारभूत ढांचा खड़ा होगा तो बहुत लाभ इससे पहाड़ी प्रदेशों को मिलेगा। वहीं जो महात्मा गांधी ग्रामीण स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है 10,000 करोड़ रुपया, जिसके अंतर्गत रखा गया है कोई भी युवा जो अपना स्वरोजगार गांवों के अंदर रह करके, शहरों में 5,000 करोड़ रुपया रखा गया है शहरों के अंदर, उनके लिए संभावनाएं
खुली है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो योजना वर्तमान में लेकर के आए हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि चंबा में तो इस तरह के कई चीजें हैं, कई प्रोडक्ट्स हैं। चंबा रुमाल हो, चंबा चप्पल है, चुप है, जरीश है, कई चीजें। हमारा सबसे पुराना 1000 वर्ष से भी पुराना शहर, तो पर्यटन की दृष्टि से, स्वरोजगार की दृष्टि से मैं समझता हूं कि हमारे जो प्रदेश के ऐसे जिले हैं, इनके युवाओं को लाभ होगा। छात्राओं के लिए हर जिला मुख्यालय पर छात्रावास की सुविधा देना, ताकि दूर दराज से गांव से जो बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, उनको वो सुविधा उपलब्ध हो। साथ में हर जिला मुख्यालय के अंदर जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को सुदृढ़ करना, हर तरह की उसमें सुविधाएं हों, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए अलग से बजट रखना, ये भी मैं समझता हूं कि हमारे पहाड़ी राज्य के लिए बहुत एक सुविधाजनक बात होगी, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो अभी भी हम अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाए हैं। तो उसके लिए केंद्र की तरफ से अलग से जो योजना आई है, मेरा ये मानना है कि इस ढांचे को और वो सुदृढ़ करेगी। वहीं अगर आप रेलवे में भी देखें तो आज नंगल तक, अम्बंदौरा तक जो है वो वंदे भारत आने लगी है, और बाकी परियोजनाएं जो हैं उनके विस्तार के लिए जो है बजट में इस बार बढ़ोतरी हुई है, लगभग 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा। और जिस प्रकार से चाहे वो NHI के 4 लेन बन रहे हैं, और जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत जो है हमारी किटी, उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो केंद्र की तरफ से हर संभव जो प्रयास है वो नजर आता है इस बजट के अंदर। पहाड़ी प्रदेशों के लिए जो अलग से योजनाएं तैयार की हैं, मेरा ये मानना है कि उससे लाभ होगा। साथ ही में 2 हमारे बड़े प्रोजेक्ट जो केंद्र की सहायता से बन रहे हैं, एक सुन्नी का प्रोजेक्ट है, रेणुका बांध है, तो ये प्रोजेक्ट जो है ये जाकर के दिल्ली NCR तक के एरिया को फीड करेंगे, जिससे कि प्रदेश के भी आय के साधन बढ़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और जहां तक VV जी राम जी विकसित भारत ग्रामीण गारंटी की बात है, जिसको लेकर के बहुत बड़ा एक मुद्दा खड़ा करने का प्रयास किया, लेकिन वास्तु स्थिति ये है कि आप सभी जानते हैं कि पहले इसका नाम नरेगा था, पहले रोजगार गारंटी था, फिर नरेगा हुआ, फिर मनरेगा हुआ। तो ये समय समय पर जिस तरह से ऐसी जो योजनाएं हैं, ये तो एक्ट है, तो जब उसमें कुछ बदलाव होते हैं, जैसे रोजगार के दिन 125 कर दिए गए, तो ये तो समय की सरकारें पहले भी बदलाव करती रही हैं और इस बार भी हुआ है। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह से ग्रामीण रोजगार के अंदर दिन बढ़ाए हैं, और जो पहले बजट आता था, अब जो आप योजना उसकी तैयार करेंगे तो योजना के अनुरूप जो है वो उसको देख करके उसमें बजट का भी जो है बढ़ोतरी है। तो ये सारी चीजें जो हैं आज हम देख रहे हैं कि पिछले ही बजट में जो इनकम टैक्स का की छूट थी, वो 12 लाख रुपए की एकदम से हाइप उसमें दी थी, उसके भी जो है वो अच्छे परिणाम आए हैं। उसके साथ साथ जो इस बार इनकम टैक्स फाइल करने के लिए, रिटर्न फाइल करने के लिए जो और सरल उसकी प्रक्रिया को बनाया जा रहा है, उससे भी लगता है कि लोग जो हैं अब स्वयं अपने आप, जैसे बहुत सारे लोग तो ऑनलाइन ही कर देते हैं, कुछ लोग CA के पास भी जाते हैं, तो उसमें भी और सरलता जो है वो आएगी टैक्सेशन में, उससे वित्तीय लाभ भी होगा। और जिस प्रकार से भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम चल रहा है या अन्य चीजों पर काम चल रहा है, आज आप देखेंगे कि फार्मा के हब के रूप में हिमाचल प्रदेश को जो है वो देखा जा रहा है। बल्क ड्रग पार्क
जो है वो पहले ही केंद्र ने स्वीकृत किया हुआ है। उसके साथ साथ बायोफार्मा के अंदर भी बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है, जिसके लिए अभी तक हम लोग निर्भर रहे चाइना के ऊपर, जो कि सारा रॉ मटेरियल सॉल्ट वगैरह वहां से आते थे। तो हिमाचल प्रदेश में जब ये बल्क ट्रक का निर्माण हो जाएगा, जिसके लिए बहुत से लोग जो हैं वो इच्छुक हैं यहाँ फार्मा इंडस्ट्री में आने के लिए, तो उससे मैं समझता हूँ कि न केवल रोजगार बल्कि हमारे संसाधनों में भी उससे इजाफा होगा, जिस परिस्थिति से आज हम गुजर रहे हैं। तो मूलतः जो हमारा अभी बजट आया है, इसमें हमारी जो करों में हिस्सेदारी है, टैक्स रेवोल्यूशन, वो भी 2026-27 में 13,949 करोड़ जो है उसका प्रावधान है। साथ ही ग्रांट इन एड में भी 25-26 में 10,243 करोड़ जो है वो मिलना है। तो ऐसा नहीं है कि केंद्र की तरफ से जो है वो कोई सहायता नहीं हो रही है। हाँ, ये बात अलग है कि जब हम केंद्र से आने वाले जो पैसा है, जो अनटाइड ग्रांट्स हैं, या जो हमने अपनी रिपोर्ट जो 16 फाइनेंस कमीशन को सौंपी, उसके अंदर कई कार्य ऐसे हैं जिनकी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे दिए गए लेकिन धरातल पर उतरे ही नहीं। तो जब इस प्रकार से जो है वो आचरण रहेगा और पूरे विश्व देश के अंदर एक नीतिगत निर्णय जो है वो आरडीजी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को बंद करने का लिया गया है, और कर्नाटक में जो कांग्रेस की सरकार है उन्होंने तो लिख करके दिया कि हिमाचल प्रदेश जैसे प्रदेशों का जो है ये बंद करिए हमारे साथ। तो क्या हमारी निर्भरता केवल उसी के ऊपर थी? और जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जी कहते थे कि 2027 तक आत्मनिर्भर हम हो जाएंगे और 2032 में सबसे अमीर राज्य होंगे, तो उसका क्या कोई रोड मैप था इसके अलावा? यही था? ये भी मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ। और अगर था तो विधानसभा का सत्र आ रहा है, बाहर नहीं बोलना है, तो उसके अंदर उनको ये रोड मैप साझा करना चाहिए, कम से कम चुने हुए विधायकों से और सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता के साथ, कि ये तैयारी थी, ये रोड मैप था, उसके चलते जो है हमने ये लक्ष्य जो निर्धारित किए थे इनको प्राप्त करना था। तब जाकर के चुनी हुई सरकार के ऊपर जनता को विश्वास आएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आरडीजी को लेकर बड़ा उबाला मचा हुआ है, और यूजीसी को लेकर हमारे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहे थे तो उन्होंने कुछ लोग कि सुधीर शर्मा जी बोलते नहीं यूजीसी पर, वो भी वक्तव्य रखे। देखिए, यूजीसी पर पहले भी जो निर्णय आया वो कमेटी बनी थी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश दिए, उसके बाद आया है। अब दोबारा से सब जुडिस है, तो अब उसके ऊपर से मेरी टिप्पणी करना मैं समझता हूं कि वो जायज नहीं है, क्योंकि सब जुडिस मैटर है। कल को उसके ऊपर जब निर्णय आ जाता है और पैनल जब डिसीजन आ जाएगा, उसके बाद जो है फिर उसके ऊपर व्यक्तिगत रूप से और सार्वजनिक रूप से जो है वो टिप्पणी की जा सकती है। सर, केंद्र भाजपा कहती है केंद्र सरकार की ओर से बजट को लेकर कोई कमी नहीं दी जा रही, मदद को लेकर कोई कमी नहीं जा रही, पर प्रदेश सरकार के मौजूदा कैबिनेट जितनी भी है विद मुख्यमंत्री, उनका कहना यही होता है कि हर बार कि अब ये ग्रांट बंद होगी, अब होगी, तो ना पैसा आ रहा है, ना हम डेवलपमेंट पे पैसा लगा पा रहे हैं। कितने से तो फिर कर कहां से रहे हैं अभी तक जो सरकार चली है? देखिए, केंद्र ने पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, माननीय जयराम जी जो मुख्यमंत्री थे, उससे ज्यादा पैसा अभी तक वर्तमान में लगभग 4,500 करोड़ रुपया अलग अलग योजनाओं के अंदर, ग्रांट के अंदर जो है वो प्रदेश की सरकार को 3 वर्ष में मिल चुका है। दूसरा, जो प्रदेश की वर्तमान सरकार ने कर्जे लिए हैं, जो अलग अलग एजेंसी से कर लिया है, उसकी भी लिमिट है। जब आप एग्जॉस्ट कर लोगे, अब आप कांगड़ा की हवाई पट्टी बनाने जा रहे हैं, उसके लिए भी हुडको से 3,500 करोड़ का लोन दे के मुआवजा बांट रहे हैं। तो अब हमें खुद ही सोचना पड़ेगा कि इस तरह की परिस्थितियों
से कैसे बचना है, जबकि उसके ऊपर तो चर्चा केंद्र से भी की जा सकती थी। स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, कोई हमारे पास एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन ये जो एक जिद होती है कि हम जो है वो जो कर रहे हैं वो ठीक है। सार्वजनिक रूप से जब इस प्रजातंत्र में सरकारें चुनी जाती है तो आपको एक जो पब्लिक ने जिस तरह से चुन करके भेजा है तो सबकी राय लेकर के निर्णय करने होते हैं। उसमें आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते, पक्षपात नहीं कर सकते, पूरे प्रदेश को एक नजर से देखना होता है। और हर चीज को केंद्र पर ही थोपते रहना कि इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने नहीं किया, वो तो राजनीति है। लेकिन जब आंकड़े देखेंगे तो वो हकीकत से परे है। सर, कर्जा लेकर कर्ज चुकाना कितना सही है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि पड़ोसी के पैसों से शॉपिंग कर कब तक कर सकते हो आप? एक बार कोई मदद कर देगा, आपको आत्मनिर्भर तो होना ही है। और इसलिए नहीं ये मैं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रदेश की दृष्टि से अगर इस प्रदेश को अभी तक फाइनेंशियल जो मेजरमेंट हो रही है उसको अगर ठीक नहीं किया गया तो ये आगे आने वाली सरकारों के लिए भी एक चेतावनी है और एक ही अपहिल टास्क है। इसको प्रदेश को वापस पटरी पर लाना ही होगा, ताकि और उसके लिए जितने मर्जी कठोर कदम लेने पड़े, प्रदेश हित में जरूरी नहीं है कठोर कदम भी लेने पड़े। कई बार आपकी योजनाएं ऐसी होती हैं कि जिससे कि काम आपका चल पड़ता है। तो ऐसी योजनाएं, परियोजनाएं, जो एक विश्वास उठ गया है प्रदेश के अंदर निवेश का करने का, उसको वापस पैदा करना पड़ेगा निवेशक के अंदर भी, ताकि ऐसे साधन संसाधन पैदा कर सके। सर, एक आज डीजी पर क्वेश्चन है कि जैसे स्थिति बनी पड़ी है, सेंटर ने बंद कर दिया है, क्या ये सरकार के सामने ये समस्या सही में आ रही है कि ये गारंटियों से लोगों को भड़काने का रास्ता ही है? ये तो देखिए, जिस तरह से सेक्रेटरी फाइनेंस ने पूरी रिपोर्ट अपनी रखी, पूरे प्रदेश के सामने ही रखी, एक तरह से उनका कहना कुछ और है। कल मुख्यमंत्री जी कह रहे थे नहीं कुछ बंद नहीं होगा, ओपीएस भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, उनका कहना कुछ और है। तो भी या तो अधिकारी राजनीति कर रहे हैं या तो जो राजनीति करते हैं वो राजनीति ही कर रहे हैं। तो अब किसको सच मानेंगे? हम तो प्रदेश के मुखिया को ही सच मानेंगे? हम कोई जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो जो कह रही है उसको थोड़ी सच मानेंगे? ये तो राजनीतिक इच्छा शक्ति से फैसले होने हैं। ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सोच के साथ कोई राष्ट्रपति शासन थोड़ी लगा है कि जो अधिकारी कहेंगे वो सच है। मुझे लगता है एक ये भ्रामक प्रचार है और पैसा तो आ ही रहा है और ठीक है, आरडीजी बंद हुई है तो आपको अन्य योजनाएं जो भी आनी है 17,000 करोड़ रुपया तो वैसे ही आना है। तो मतलब सिर्फ आप गारंटियों से भागना चाह रहे हैं, वो जो क्योंकि अब उनको पूरा नहीं कर पा रहे, अब टुकड़ों में जाकर के बांट रहे हैं। किसी को एक महीने का 1500 आ गया एक क्षेत्र में, किसी को दूसरे में आ गया। तो ये मुझे लगता है कि जिम्मेवारियों से भागने का प्रयास है। ऐसे सरकार सर एक चीज और बोल रही है कि जीएसटी लगने से हिमाचल को घाटा हुआ है, क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो हिमाचल में हो रही है और उसकी सेल जो कि फायदा उनको होता है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अब ऐसे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बन नहीं रहा है, वो भी हिमाचल में आके बिक रहा है। तो ये तो पूरे देश के लिए जीएसटी लागू हुआ है। अब हिमाचल प्रदेश के लिए अलग जीएसटी का पैकेज कौन बनाएगा? हम भी फेडरल स्ट्रक्चर में हैं, जैसे अन्य राज्य हैं, हम भी हैं। तो हमें तो अपने ही साधन पैदा करने पड़ेंगे। सर, 2027 में इलेक्शन आने वाले विधानसभा में, उसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं सर? क्या रहेगा भाजपा की, क्या आता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी तो संगठन की दृष्टि से आप देखते होंगे रोज ही है। कहीं ना कहीं कार्यक्रम हर रोज पार्टी के चले ही रहते हैं और संगठन जो है मजबूत है। संगठन की दृष्टि से सबसे बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी का ही है और समय समय पर जैसे चुनाव आएगा उस प्रकार उस समय जो कार्य करने हैं उसके ऊपर जो निर्देश आएंगे पार्टी के, उसके ऊपर सभी को काम करना है।